हेलो बच्चों, लास्ट टर्म पे हम लोगों ने मैकेनिक्स में पढ़ा था कि किस तरीके से अगर एक सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस किसी रिजिड बॉडी के ऊपर एक्ट करता है तो वो एक सिंगल फोर्स कैपिटल आर और एक मूवमेंट में रिड्यूस हो जाता है या एक कपल में रिड्यूस हो जाता है। ये इस थ्योरम की क्या इंपॉर्टेंस है ये आपको बहुत अच्छी तरह से बता दी गई थी। अब हम लोग आज उस पे बेस्ड सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जनरली ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये आपके मन में बहुत सारे कंफ्यूजन्स क्रिएट करते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाए, क्योंकि अगर आप अपनी बुक में देखेंगे तो इस तरीके के जितने क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व करने के सब में अलग अलग तरीके दिए गए होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका मैं आज आपको डिस्कस कर रही हूँ। देखिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया गया रहे, सबसे पहले क्वेश्चन में 3 चीजों में से खास बातें ढूंढिएगा कि उन 3 में से कौन सी चीज एप्लीकेबल हो रही है। देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस में होता क्या है, 3 पैटर्न बनाए गए हैं। उन 3 पैटर्न को आपको ढूंढना होगा और तब उस पे क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। होता क्या है कि जनरली फोर्स को रिप्रेजेंट करने के तरीके में गलती होती है और पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। जैसे अगर आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं तो उसमें लिखा है द फोर्सेस पी क्यू आर एक्ट अलोंग द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस दिस एंड दिस। तो आपसे कह रहा है देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट एंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन अलोंग विच इट एक्ट्स। होता क्या है कि जब आप इन तीनों लाइन को ट्रेस करते हैं और इन 3 फोर्सेस को पी क्यू आर को इंडिकेट करते हैं, जरा सा इंडिकेशन में गलती आपके पूरे क्वेश्चन को ले डूबता है। उसके लिए मैं आपको एक बहुत अच्छा तरीका बताती हूँ। पहला टाइप, जब आपके क्वेश्चन में ये बात दे रखी हो कि आपको किस शेप के अकॉर्डिंग वर्क करना है, जैसे ट्रायंगल के, स्क्वायर के या सर्किल के, मतलब कोई भी अगर आपको शेप दे रखा है तो हमेशा और हमेशा एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप मूव करेंगे, मतलब एक क्लोज सर्किट बनाएंगे, जैसा कि इस क्वेश्चन में होगा। इसमें आपसे जिक्र कर दिया है कि जो फोर्सेस लग रहे हैं वो इस ट्रायंगल की साइड्स के अलोंग लग रहे हैं। तो अब हम जब क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे तो उसमें सारे फोर्स इस ट्रायंगल के या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज लगाएंगे। टाइप 2, कुछ क्वेश्चंस में आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस दी होती है, मतलब x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 और एक और लाइन दी होती है, लाइन ऑफ इक्वेशन एक और दिया होता है। जब आपके क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट लाइंस इंक्लूडेड हो, मतलब x एक्सिस इंक्लूडेड हो और y एक्सिस इंक्लूडेड हो, तो सेकेंड टाइप में आप देखेंगे x इज इक्वल टू 0 का मतलब ये लाइन, y इज इक्वल टू 0 का मतलब ये लाइन। तो आप एक फोर्स चुपचाप इस दिशा में लगाते हैं, एक फोर्स चुपचाप इस दिशा में लगाएंगे और तीसरा हमेशा इसके रिजल्टेंट के अलोंग लगाएंगे, जैसा कि आपने वेक्टर में पढ़ा था, एक इधर और एक फोर्स ऐसे। ना तो ये क्लॉकवाइज है ना तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब जब आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस को इन्वॉल्व करता है तो एक फोर्स ऐसे, तीसरा फोर्स उसके रिजल्टेंट के अलोंग लगता है। ये दूसरा टाइप था। तीसरा टाइप, मान लीजिए आपसे कह दिया गया है कि फोर्सेस किसी स्क्वायर के अलोंग लग रहे हैं और साथ ही साथ दिया गया कि पी फोर्स ए बी के अलोंग लग रहा है, क्यू फोर्स बी सी के अलोंग लग रहा है, आर फोर्स सी डी के अलोंग लग रहा है और एस फोर्स एडी के अलोंग लग रहा है। तो आपको जैसा जैसा दिया गया है आप वैसा ही काम करेंगे, भले ही वो आपको स्क्वायर का जिक्र किया हो कि भाई हमारा एक स्क्वायर बन रहा है ए बी सी डी, भले ही इसमें एक शब्द आया हो स्क्वायर, लेकिन जिस साइड्स के अलोंग आपसे फोर्स कह रहा होगा आप उसी साइड्स के अलोंग फोर्स लगाएंगे। जैसे ए बी के अलोंग आपसे कहा है पी, बी सी के अलोंग आपसे कहा है क्यू, सी डी के अलोंग आपसे कहा है आर और एडी के अलोंग आपसे कहा है एस। आप देख सकते हैं ना तो ये क्लॉकवाइज बन रहा है ना एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है, जबकि इसमें स्क्वायर दिया था, लेकिन स्क्वायर के साथ साथ इसमें यह भी दिया था कि किस साइड के अलोंग कौन से फोर्स लगेंगे।
तो ये 3 टाइप का जिक्र था। पहला टाइप आपका ये था कि उसमें कोई भी आपको क्लोज सर्किट दिया गया हो, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर दिया गया हो और केवल इस तरीके से मेंशन हो कि इस सरल रेखा के इस सरल रेखा के इस सरल रेखा के अलोंग ये फोर्सेस लग रहे हैं। तो आपको ये नहीं पता होता है कि भाई इस लाइन में हम अप टू डाउन लगाएं या डाउन टू अप, मतलब जैसे ये हमारी लाइन है तो इसमें हम फोर्स को ऐसे लगाएं कि ऐसे लगाएं। तो उस केस में आप या तो सारे के सारे फोर्स सर्किट के क्लॉकवाइज लगाएंगे या सर्किट के एंटी क्लॉकवाइज लगाएंगे। दूसरे टाइप में कहा गया कोऑर्डिनेट एक्सिस इन्वॉल्व हो, मतलब एक्स एक्सिस इन्वॉल्व हो, वाई एक्सिस इन्वॉल्व हो, तो उस केस में तीसरा फोर्स हमेशा उसके रिजल्टेंट से होकर के जाएगा। थर्ड केस में आपसे कहा गया कि पता है हमको ये चीज स्क्वायर है, लेकिन हमको ये मेंशन किया गया है कि AB के अलोंग कौन सा फोर्स लगेगा, BC के अलोंग कौन सा फोर्स लगेगा, CD के अलोंग कौन सा फोर्स लगेगा, लेकिन AD दे देने के कारण ना ये क्लॉकवाइज बन पाया ना ये एंटी क्लॉकवाइज बन पाया। फिर भी हमने जैसा कहा था उसके अकॉर्डिंग वर्क कर दिया। तो ये 3 तरीके के क्वेश्चंस आपके इस पैटर्न में इन्वॉल्व होते हैं। इनका सिलेक्शन करने के बाद ही आप ये समझिएगा कि आपको कौन सा पैटर्न लगाना है। अब हम लोग अपने इस क्वेश्चन पे आ रहे हैं। चलिए, आपको पता है कि हमारी जो स्टडी है वो 2 डायमेंशन में है। 2 डायमेंशन में हम करते क्या है, एक एक्स एक्सिस को फॉर्म करते हैं, ये हमारी वाई एक्सिस है, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट O है। सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, इन 3 लाइन की ट्रेसिंग करेंगे। ट्रेसिंग का सबसे अच्छा आसान तरीका जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपको पता है किसी भी एक स्ट्रेट लाइन को ट्रेस करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है। हम लोग करेंगे क्या, इन तीनों लाइंस का क्रमशः एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे। ये मुझे पर्सनली बहुत इजी लगता है। हो सकता है आपके लिए स्ट्रेट लाइन को ट्रेस करने का कोई दूसरा तरीका हो, जैसे आप जनरली x/a + y/b = c1 में कन्वर्ट करके करते हैं या y = mx + c में कन्वर्ट करके करना चाहते हैं। दैट्स ऑल योर चॉइस, आपको जैसे अच्छा लगे आप वैसे करिए। मेरा क्या तरीका है मैं आपको वो बता देती हूँ। जैसे पहली लाइन हमारी दी गई है x + y = 1, ये रफ वर्क है पूरा। जब ये लाइन x एक्सिस को कट करती है तो उस केस में आप कहते हैं y = 0। जैसे ही आप y को 0 कर देंगे तुरंत x की वैल्यू आपको मिलेगी x = 1। जब ये लाइन y एक्सिस को कट करती है, जैसे ही ये लाइन y एक्सिस को कट करेगी आप कहेंगे x = 0। x = 0 करते ही आपको मिलेगा y = 1। कोऑर्डिनेट लिखते टाइम पहले x को लिखते हैं फिर y को लिखते हैं, कोऑर्डिनेट लिखते टाइम पहले x को लिखते हैं फिर y को लिखते हैं। आपने देखा इस तरीके से हमको 2 पॉइंट्स मिल गए। पहला पॉइंट हमको जो मिला है वो है हमारा 1,0 और दूसरा पॉइंट जो मिला है वो है हमारा 0,1। ये है हमारा 1,0 और ये है हमारा 0,1। अब हम इन दोनों पॉइंट से होती हुई एक लाइन को बना दिए और ये जो हमारी लाइन होगी यही लाइन हमारी दी गई गिवन लाइन होगी। ये रही हमारी लाइन। इस लाइन को नाम दे रहे हैं x + y = 1। नेक्स्ट है हमारे पास y - x = 1। जब ये लाइन x एक्सिस को कट करेगी तो आप कहेंगे y = 0, तो x की वैल्यू आएगी y = 0 करते x की वैल्यू -1। जब ये लाइन y एक्सिस को कट करेगी तो आप कहेंगे x = 0, x = 0 करते ही y की वैल्यू आएगी 1। तो एक पॉइंट आपको मिला -1,0, दूसरा पॉइंट आपको मिला 0,1। तो 0,1 तो ये आपके सामने है, लेकिन जब आप -1,0 करेंगे तो इधर की तरफ आपको ये मिल गया -1,0। अब आप इन दोनों से होती हुई लाइन ट्रेस करेंगे, देखिएगा ये रही हमारी लाइन और इस लाइन का इक्वेशन है y - x = 1। थर्ड है हमारी y = 2। y = 2 का मतलब है y एक्सिस पे 2 यूनिट की दूरी। 1 यूनिट आपने देखा, 2 यूनिट ये मान ले रहे हैं, ये रही हमारी y = 2। ये y एक्सिस है, लेकिन आपको तो कोई ट्रायंगल बनता हुआ दिख ही नहीं रहा है। तो अब हम करेंगे क्या, इन लाइंस को थोड़ा हाई अप लेकर के जाएंगे। ये रही हमारी, ये रही हमारी। अब आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा। बहुत से बच्चे सोचते हैं अरे यार एक ट्रायंगल तो ये दिख रहा है इसको ले लेना। ना, आपको ये ट्रायंगल नहीं लेना है, आपको वो ट्रायंगल लेना है जो इन तीनों लाइन से फॉर्म हो। फर्स्ट लाइन,
सेकेंड लाइन एंड थर्ड लाइन। इस कारण से हमको ये वाला ट्रायंगल लेकर के चलना है। हम लोग इस ट्रायंगल की स्टडी करेंगे। इसको एक नाम दे दे रहे हैं ए बी सी। चलिए अब हमको करना क्या है कि इसी ट्रायंगल की स्टडी करनी है। ये जरा सा अगर आपको कंफ्यूज कर रहा हो तो मैं अपना क्वेश्चन इरेज कर दे रही हूं। चलिए अब देखिए, आपसे इसमें कह रहा है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 के अलोंग एक फोर्स P लग रहा है। x इज इक्वल टू इस लाइन के अलोंग हम ये मान ले रहे हैं फोर्स P लग रहा है। दूसरा आपसे कह रहा है y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 के अलोंग एक फोर्स Q लग रहा है। तो अब आप Q को ऐसे भी लगा सकते हैं, ऐसे भी, लेकिन मैंने आपसे जिक्र किया था कि या तो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज। चूंकि मैंने इसको ऐसे बनाया है तो ये ऐसे ही रन करेगा इस लाइन के अलोंग Q फोर्स, और इस लाइन के अलोंग आपसे कह रहा है R। आप देख सकते हैं मेरा पूरा सिस्टम एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 के अलोंग P, इसके अलोंग Q, इसके अलोंग R। एक चीज ध्यान रखिएगा, कैसे मेरे दिमाग में आया कि हमको P ऐसे ही लेना है। हम ऐसे भी तो ले सकते थे, लेकिन जब हम ऐसे लेते तो हम इस लाइन पे अप्रोच करते, इस लाइन पे नहीं, जबकि हमसे इस लाइन के बाद इस लाइन पे अप्रोच करने को कह रहा है। ध्यान से समझिएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 के बाद इस लाइन पर अप्रोच करना है हमको। तो जब इस लाइन के बाद इस लाइन पे अप्रोच करना होगा तो डायरेक्शन तो यही आएगा, तभी आप इसके बाद इस पे अप्रोच कर पाएंगे। इसीलिए मैंने फोर्स का ये वाला डायरेक्शन ना लेकर के ये डायरेक्शन चूज किया है। गिवन लाइन में P के बाद Q आना चाहिए, P के बाद Q आना चाहिए। P इस पे लग रहा है, Q इस पे लग रहा है, इस लाइन के बाद इस पे अप्रोच करना है, इसीलिए हमने ये डायरेक्शन चूज किया। अगर हमको पहले ये लाइन देता और लास्ट ये लाइन देता तो हम ऐसे अप्रोच करते। मतलब हमने इस लाइन को पकड़ा, इस लाइन से हमको इस लाइन पर आना है, इस लाइन से हमको इस लाइन पे आना है, इसीलिए हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। क्लियर है? अब इसका काम खत्म हो गया, मैं इसको इरेज कर रही हूं। अब हम लोग करेंगे क्या, इन तीन फोर्सेस का कंपोनेंट निकालेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे। कंपोनेंट निकालने के लिए मैं इन तीन फोर्सेस को कहीं किनारे अलग बना रही हूं। ये रहा मेरा P, ये रहा मेरा Q, और ये रहा मेरा R। आपको पता है किसी भी फोर्स को दो भागों में बांट सकते हैं, x एक्सिस के अलोंग और y एक्सिस के अलोंग। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ये होगा इसका। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से अगर गिरता हुआ हम बनाए तो इस तरीके से बनेगा। जैसे कुछ बच्चों के दिमाग में चल रहा है, यार मैम ने ऐसे ही क्यों बना दिया, ऐसे और ऐसे भी बना सकती थी। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम कहता है कि डायगोनल हमेशा दो साइड्स के बीच में ही होगा। ये ध्यान रखिएगा। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम कहता है कि डायगोनल हमेशा दो साइड से घिरा हुआ होगा। जब हम इसको P पे एप्लीकेबल करेंगे, मान लीजिए हमारा P ऐसे है, तो दो साइड्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे ऐसी बनाइए कि ये P हमारा उनसे घिरा हुआ हो। तो एक साइड हमने ऐसी बना दी, दूसरी साइड हमने ऐसे बना दी। अगर हम इसको ऊपर ले जाते तो आप देखते कि P हमारा घिरा हुआ नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि ये जो दोनों लाइन खींची जाती है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे, ऐसी दो लाइन खींची जाती है जिससे ये P हमारा उनके बीच में आकर के ढक जाए या P उन दोनों लाइन से कवर हो जाए। अब देखिए, इसको कवर करना है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे दो लाइन बनाएंगे। एक लाइन ये हो जाएगी, एक लाइन ये हो जाएगी, ये अपने आप कवर हो गया। R की बात करें तो R पे हमको लग रहा है कि R तो खुद ही कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल है, तो आपको किसी भी तरीके की कोई लाइन बनाने की जरूरत नहीं है। ये हमारा हो गया। अब देखिए, ये एंगल फाइंड आउट करना है, ये एंगल कि कितना होगा। चलिए देखा जाए। हमें इक्वेशन दिया गया है इसका, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1। इसका कंपेयर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से करेंगे तो m की वैल्यू आएगी -1, मतलब tan थीटा। फिर थीटा इज इक्वल टू 135 डिग्री। मतलब ये लाइन x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 135 डिग्री का एंगल बनाती है।
तो ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा? 45। ठीक, क्योंकि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और ये कट कर रहा है, तो ये 45 होगा, तो ये भी कितना हो जाएगा? 45। अब आप देख सकते हैं ये P था, ये P है, ये एक्सिस थी, ये एक्सिस है, ये 45 एंगल है, तो ये भी हमारा कितने डिग्री का एंगल होगा? 45 डिग्री। इसका कंपोनेंट इधर निकालेंगे तो हमेशा ध्यान रखिए, अब वो बचपन वाली बातें भूल गई आपकी, एंगल से सटा हुआ हमेशा कॉस होता है और दूसरा वाला हमेशा साइन होता है। ये हमको नहीं पता कि वो एक्स एक्सिस का कंपोनेंट देगा या वाई एक्सिस का, लेकिन हमेशा एंगल से सटा हुआ कंपोनेंट कॉस का होगा। एंगल से सटा हुआ कंपोनेंट निकालेंगे, कॉस में आएगा P cos 45 डिग्री, तो ये बचा हुआ मिल जाएगा आपको P sin 45 डिग्री। अब Q की बात किया जाए, Q इस लाइन पे लग रहा है, जो है आपका y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर किया, m की वैल्यू आई 1, 1 इज इक्वल टू tan थीटा, थीटा की वैल्यू आएगी आपके पास 45 डिग्री। मतलब ये लाइन जो x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बनाएगी वो कितना होगा? 45। चूंकि ये लाइन पैरेलल है, ये कट कर रहा है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 45। अब देखिए, अब हम बात कर रहे हैं Q की। ये रहा हमारा Q, ये रहा हमारा Q। ठीक, आप देख सकते हैं ये Q और ये एक्सिस, ये Q और ये एक्सिस कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 45। तो ये एंगल कितना होगा? 45। Q डायरेक्शन ऊपर की तरफ, Q डायरेक्शन ऊपर की तरफ, एक्स एक्सिस बनने वाला एंगल 45। कंपोनेंट निकालेंगे, एंगल से सटा हुआ कॉस, आप देख सकते हैं एकदम डिफरेंट आ रहा है, एंगल से सटा हुआ कॉस और इससे सटा हुआ साइन। रही आर की बात, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट कोई भी ले वो हमेशा 0 आएगा, ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट हो गया। अब हम मान ले रहे हैं कि लेट कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई बी द algebraic sum of components of forces along OX and OY axis respectively। मतलब प्लस एक्स एक्सिस की दिशा में जितने कंपोनेंट्स होंगे उन सबका सम कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे और प्लस वाई एक्सिस की दिशा में जितने कंपोनेंट्स होंगे उनका सम कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलिए कैपिटल एक्स निकालें। इसमें प्लस एक्स एक्सिस की दिशा में फोर्स है P cos 45, इसमें प्लस की दिशा में ही फोर्स लिया गया है प्लस Q cos 45 और इसमें इधर की तरफ है प्लस एक्स एक्सिस की तरफ लेंगे तो माइनस आर। दिस इंप्लाइज कैपिटल एक्स इज इक्वल टू P बाई रूट टू प्लस Q बाई रूट टू माइनस आर, जिसको लिख सकते हैं 1 बाई रूट टू P प्लस Q माइनस आर। अब ऐसे ही हम लोग y निकालेंगे, y इज इक्वल टू वाई कंपोनेंट्स देखा जाए तो प्लस डायरेक्शन में लेते हैं, ये नीचे की तरफ है, ऊपर की तरफ कन्वर्ट करेंगे तो आएगा माइनस P साइन 45, ये आएगा प्लस Q साइन 45 और इसका कंपोनेंट जब आप लेंगे वर्टिकल की तरफ तो पता है आपको, हम बना भी दे रहे हैं यहाँ पे, ऊपर की तरफ ले चाहे नीचे की तरफ ले वो आपको देगा R, एंगल से सटा हुआ है तो cos 90। तो प्लस माइनस आप दोनों ले सकते हैं, आपका जो मन करे, आपको मन करे आप ऊपर की तरफ लीजिए, आपको मन करे तो नीचे की तरफ लीजिए, नो इश्यूज, क्योंकि cos 90 चाहे ऊपर लो चाहे नीचे लो वो हमेशा वैनिश कर जाएगा क्योंकि उसकी वैल्यू 0 आती है। अब देखिए दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू माइनस P बाई रूट टू प्लस Q बाई रूट टू प्लस 0, ये इंप्लाई करेगा 1 बाई रूट टू Q माइनस P। ठीक है, अब हम लोग इसका रिजल्टेंट निकालेंगे। यहां तक आपको कोई इशू हो तो आप पूछ सकते हैं। प्लीज इस डायग्राम को देख लीजिए क्योंकि अब मैं ये नीचे वाले तो 3 डायग्राम मिटा दूंगी, इसका मेरा काम हो गया है।
क्वेश्चंस का भी काम हो गया है। अब मैं ऊपर से मिटा रही हूं। देखिए नाउ अब रिजल्टेंट निकालेंगे तो मान ले रहे हैं रिजल्टेंट हमारा, चूंकि हम आर से लिखते हैं, आर आया हुआ इसलिए आर डैश से लिख रहे हैं। रिजल्टेंट होता है हमारा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दिस इंप्लाइज आर डैश इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का मतलब होगा 1/√2 पी प्लस क्यू माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मतलब होगा 1/√2 क्यू माइनस पी का होल स्क्वायर, और ये पूरी क्वांटिटी आपकी रूट में आएगी। अब हम लोग इसको चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करके एक अच्छा सा रिजल्ट ले आएंगे। देखिए क्या मिलेगा, आर डैश इज इक्वल टू अंडर रूट। चलिए सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। स्क्वायर करेंगे तो 1/2 पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 करें तो अंडर√2 आर पी प्लस क्यू। अब इसकी बारी, इसका स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा प्लस 1/2 क्यू माइनस पी का होल स्क्वायर। थोड़ा सा और सॉल्व किया जाए। दिस इंप्लाइज आर डैश इज इक्वल टू अंडर रूट, इन टर्म्स को एक साथ ले लीजिए, 1/2 कॉमन हो जाएगा, ये आपको देगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, ये आपको देगा क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस 2pq, कट जाएगा और आपको देगा 2p स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर, जिसमें से 2 से 2 कैंसिल होकर के आपको इन होल देगा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये आपको देगा प्लस r स्क्वायर, और ये आएगा माइनस अंडर√2 r p प्लस क्यू। ये हमारा रिजल्टेंट फोर्स हो गया। एक पार्ट हमने सॉल्व कर दिया, एक पार्ट में हमसे रिजल्टेंट पूछा गया था, रिजल्टेंट हमने निकाल दिया। अब हमसे लाइन ऑफ एक्शन के बारे में जिक्र कर रहा है, मतलब वो दिशा जिसके अलोंग रिजल्टेंट फोर्स काम कर रहा होगा, उसका इक्वेशन होता है हमारा, ये मिटा रही हूं मैं। लाइन ऑफ एक्शन का इक्वेशन होता है yx माइनस xy इज इक्वल टू g। कैपिटल एक्स हमारे पास है, कैपिटल वाई हमारे पास है, क्या नहीं है, g। अब हम निकालेंगे क्या, g को निकालेंगे। g का मतलब होता है कि किसी भी फिक्स पॉइंट दैट इज ओरिजिन के अबाउट इन सारे फोर्सेस का मूवमेंट निकालेंगे। मूवमेंट के बारे में आपको बताया गया था F इंटू डी। F इंटू डी के लिए आपसे कहा गया था फोर्स, और उस पॉइंट से उस पर परपेंडिकुलर डाला जाएगा। चलिए डाला जाए। सबसे पहले P इस दिशा में काम कर रहा है, तो P वाके लाइन ऑफ एक्शन पे ओरिजिन से परपेंडिकुलर डाले, ये मिला, इसको नाम दे रहे हैं हम M का। उसके बाद Q की लाइन ऑफ एक्शन ये है, उस पे अगर हम ओरिजिन से परपेंडिकुलर डालेंगे तो उसको नाम दे रहे हैं N का। R ये है, उस पे ओरिजिन से अगर हम परपेंडिकुलर डालेंगे तो उसको हम नाम दे रहे हैं L का। अब हमारे पास जो मूवमेंट होता है वो होता है F इंटू डी। फोर्सेज हमारे पास है, बस हमको अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस निकालनी है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस होंगी क्या, बहुत आसान दिख रहा होगा आपको, है भी आसान। चलिए किया जाए। चलिए अब मैं इन तीनों को मिटा रही हूं, इसका काम हमारा पूरी तरह से समाप्त हो गया है, खत्म हो गया है। ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। चलिए देखिए, सबसे पहले मेरा मोटिव है OM को निकालना। जैसा कि आप देख रहे हैं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 1,0, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस रही होगी 1। ठीक, ये एंगल आपको दिया गया है 45 डिग्री, ये 90 के सामने वाली कर्ड हाइपोटेनस मतलब कर्ड होती है, इसके सामने वाली भुजा हमको फाइंड आउट करनी है, ये लंब होगी। तो जैसे ही आप साइन 45 डिग्री इस ट्रायंगल में निकालेंगे तुरंत आपको मिलेगा लंब बटा कर्ड। लंब मतलब इसके सामने वाली भुजा OM और कर्ड ये इसके सामने वाली भुजा 1। तुरंत OM की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, OM इज इक्वल टू 1 इंटू साइन 45, 1 इंटू साइन 45 मतलब 1/√2, मतलब ये वैल्यू आ गई 1/√2। ठीक, अब ठीक इसी तरह से जब आप यहाँ पे निकालेंगे 90 के सामने कर्ड, और ये हमको निकालना है, इसके सामने है, साइन का फॉर्मूला लगाएंगे, लंब हो जाएगा। यहां से यहां तक की डिस्टेंस आपको दिख रही होगी -1, लेकिन ये बात आपको पता है कि माइनस केवल और केवल डायरेक्शन बताता है, उसका मॉड्यूलस वैल्यू में कोई रोल नहीं होता है। तो जब हम यहाँ पे वर्क करेंगे
तो ऐसे ही हम जब फिर से साइन 45 निकालेंगे तो हम लिखेंगे ON अपॉन -1 नहीं बल्कि 1, क्योंकि हमको केवल मॉड्यूलस वैल्यू चाहिए। और इस तरीके से ON की वैल्यू भी आएगी 1 इंटू 1 बाई साइन 45 डिग्री, दैट इज 1/√2। और ये डिस्टेंस तो आप ही रही होगी, चूंकि y इज इक्वल टू 2 कहा है, तो इस पॉइंट पे ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगी वो 2 होगी। मतलब यहां से यहां तक की ये जो वैल्यू आपको OL दिख रही है ये 2 यूनिट के बराबर होगी, एंड OL इज इक्वल टू 2। परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस आ गई। अब हम लोग मूवमेंट निकालेंगे, चलिए निकाला जाए। नाउ मूवमेंट G अबाउट O इज, मूवमेंट निकाला जाए G इज इक्वल टू, आपको पता है मूवमेंट निकालते टाइम क्लॉकवाइज होता है तो नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज होता है तो पॉजिटिव। देखिएगा O के अबाउट निकालना है, सबसे पहले हम P पे वर्क कर रहे हैं। P की दिशा ऐसे है नीचे की तरफ, तो जब P O पे आएगा तो या तो ऐसे घूम कर आएगा या पूरा ऐसे घूम करके आएगा। छोटी डिस्टेंस जाहिर सी बात है ये पड़ेगी तो ये घड़ी के चलने की दिशा है, तो P का मूवमेंट नेगेटिव हो जाएगा, आएगा -P इंटू P पे डाली गई परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई OM। ठीक, अब Q की बारी। Q की दिशा ऐसे है तो O के अबाउट आना है, या तो ये ऐसे घूम करके आएगा या ये पूरा चक्कर लगाएगा। यहां से बस ये इतनी डिस्टेंस घूम कर आया, और ये जब पूरा चक्कर लगाया तो आपको दिख रहा होगा ये बड़ा हो गया, ये शॉर्टेस्ट रूट हो गया। तो शॉर्टेस्ट रूट अगर हम लेंगे तो इस तरीके से घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव के साथ Q इंटू डायरेक्शन, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ON। R की बात करेंगे, R की दिशा ऐसे है तो ये दिशा जब ऐसे घूम करके आएगी तो ऐसे हो जाएगी, ये भी घड़ी के चलने की विपरीत दिशा है, तो आपको मिलेगा +R इंटू OL। सॉल्व किया जाए, मिलेगा G इज इक्वल टू -P इंटू OM की वैल्यू है 1/√2 प्लस Q इंटू ON की वैल्यू है 1/√2 प्लस R इंटू OL की वैल्यू है 2। दिस इम्प्लाइज G इज इक्वल टू -P/√2 प्लस Q/√2 प्लस 2R। ये G की वैल्यू आ गई। अब हम लोग लाइन ऑफ एक्शन निकालेंगे, देखिए क्या होता है। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन, फॉर्मूला होता है yx माइनस xy इज इक्वल टू g। आपको पहले भी बताया गया कैपिटल्स में लिखे गए कंपोनेंट्स होते हैं जबकि स्मॉल में लिखे गए कोऑर्डिनेट्स होते हैं। कैपिटल Y की वैल्यू हमारे पास है, कैपिटल Y की वैल्यू है 1/√2 Q माइनस P, साथ में आएगा x, कैपिटल X की वैल्यू है 1/√2 P प्लस Q माइनस R, साथ में आएगा y, और g की वैल्यू है -P/√2 प्लस Q/√2 प्लस 2R। ये हमारा लाइन ऑफ एक्शन का फॉर्मूला हो जाएगा, इसी की दिशा में हमारी लाइन ऑफ एक्शन वर्क करेगी। ये इस क्वेश्चन का पूरा सोल्यूशन था। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आए तो जरूर अटेम्प्ट करिए, बिकॉज ये आपको फुल मार्क्स देते हैं। प्लीज 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 अगर आपको मेरा पेज पसंद आए तो लाइक करें और जरूर से सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्रिप्शन इस चैनल को कंटिन्यू रख सकता है। थैंक यू।